हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है साम खान और आप देख रहे हैं मज़ेदार कॉलेज। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात किया था डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई के बारे में। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ सप्लाई, उसके अजम्पशन और एक्सेप्शन के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे उसका अजम्पशन और एक्सेप्शन। सी लॉ ऑफ सप्लाई, सी it is one of the important laws of economics which was firstly propounded by neoclassical economist Alfred Marshall। तो चिल्ड्रन, ये जो लॉ ऑफ सप्लाई है ये इकोनॉमिक्स में एक इम्पॉर्टेंट लॉ है। इसको सबसे पहले निकाला था किसने? डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने। ओके, द लॉ ऑफ द सप्लाई स्टेट दैट द अदर फैक्टर बीइंग कांस्टेंट ceteris paribus and price and supply demand of any goods and services are directly related to each other। तो लॉ ऑफ सप्लाई हमें क्या बताता है चिल्ड्रन कि लॉ ऑफ सप्लाई से हम क्या सीख सकते हैं? सी लॉ ऑफ सप्लाई हमें बताता है कि जो प्राइस है और जो सप्लाई है, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है, प्राइस और सप्लाई के बीच में क्या होगा? डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा। क्या होता है? डायरेक्ट रिलेशनशिप। हमने चैप्टर नंबर 3A में क्या देखा था? लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड में हमने क्या देखा था कि प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। लेकिन यहाँ पे है लॉ ऑफ सप्लाई में हम देखेंगे कि प्राइस और सप्लाई के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। ठीक है, अब डायरेक्ट रिलेशनशिप मतलब क्या, ये हम आगे समझेंगे। सी when the price of a product increases, the supply for the same product will rise and vice versa। सी डायरेक्ट रिलेशनशिप क्या होता है चिल्ड्रन कि जब प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ता है, उसे हम डायरेक्ट रिलेशनशिप कहते हैं। आई बात समझ में? तो लॉ ऑफ सप्लाई हमें यही बताता है कि जब प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ेगा। आई बात समझ में? ठीक है, वहीं हमने लॉ ऑफ डिमांड में क्या देखा था कि प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाता है, तो उसको बोलते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। आ रही बात समझ में? क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट। In other words, the law of supply states that other factor remaining constant, a rise in price result in the rise in the quantity supplied and vice versa। अगर दूसरी भाषा में कहूँ तो लॉ ऑफ सप्लाई हमें यह बताना चाहता है कि बाकी सारी चीज़ों को अगर एक समान रखे, ठीक है, और अगर प्राइस जो है कोई भी कमोडिटी का बढ़ता है तो उसका सप्लाई भी बढ़ना चाहिए और उसका वाइस वर्सा, यानी कि अगर प्राइस कम हुआ तो सप्लाई भी कम होगा। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? ठीक है, सो लॉ ऑफ सप्लाई एक्सप्रेस द फंक्शनल रिलेशनशिप एज एस इक्वल टू एफ पी। देखो, अब लॉ ऑफ सप्लाई को हम फंक्शनल रिलेशनशिप में किससे लिख सकते हैं? एस इज इक्वल टू एफ पी, जहाँ पे एस का मतलब होगा सप्लाई, पी का मतलब होगा प्राइस और एफ का मतलब होगा फंक्शनल रिलेशनशिप। आई बात समझ में? तो लॉ ऑफ सप्लाई क्लियर हो गया कि लॉ ऑफ सप्लाई को हम जो है शेड्यूल और डायग्राम से भी समझ सकते हैं। सी लॉ ऑफ सप्लाई कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम एज फॉलो। तो चिल्ड्रन, मैंने आपको बताया कि जो लॉ ऑफ सप्लाई है, ठीक है, उसमें क्या होता है? डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, तो उसको हम ना शेड्यूल और डायग्राम से समझ सकते हैं। सी ये रहा हमारा शेड्यूल। यहाँ पे क्या बताया कि प्राइस ऑफ शुगर, देखो, और यहाँ पे सप्लाई है बराबर। जब प्राइस ऑफ शुगर 10 था तो सप्लाई कितना हो गया? 100। जब प्राइस बढ़ गया सप्लाई भी बढ़ गया, प्राइस और बढ़ गया, सप्लाई और बढ़ गया, प्राइस 40 हो गया, सप्लाई 400 हो गया, और प्राइस 50 हो तो लास्ट में सप्लाई कितना हो गया? 500। आई बात समझ में? ये था शेड्यूल। अब जैसा शेड्यूल था उसी तरह से हमें क्या बनाना पड़ेगा? यहाँ पे डायग्राम। देखो ठीक चिल्ड्रन, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे सप्लाई, और यहाँ पे ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे है प्राइस ऑफ शुगर। सप्लाई का हमारा रेड में आएगा। ठीक है, देखो, सबसे पहले जब मेरा प्राइस 10 था तो मेरी सप्लाई कितनी थी? 100। सी जब प्राइस 10 था तो सप्लाई मेरी होगी 100, मतलब इधर पे आएगा। उसके बाद जब प्राइस बढ़ गया सप्लाई भी बढ़ गई 200, प्राइस 20 हो गया, सप्लाई भी बढ़ गई 200, यहीं पे आएगा। ठीक है, उसी तरह से जब प्राइस 30 हो गया सप्लाई हो गया 300, प्राइस 30 हो गया सप्लाई हो गया 300, मतलब करीब करीब यहाँ पे आएगा। उसके बाद जब प्राइस 40 हुआ सप्लाई हो गया 400, मतलब जब प्राइस 40 हुआ तो सप्लाई हुआ हमारा 400, करीब करीब यहाँ पे आएगा। उसके बाद जब प्राइस हमारा 50 हुआ तो सप्लाई हो गया हमारा 500। ठीक है, प्राइस 50, सप्लाई हमारा 500। आई बात समझ में? सो इससे क्या सीखा हमने चिल्ड्रन? इससे हमने सीखा कि जो हमारा सप्लाई का है वो कैसा जा रहा है? नीचे से ऊपर जा रहा है। आई बात समझ में? है ना, नीचे से ऊपर जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया? सी फ्रॉम द अबाउट डायग्राम price and quantity supply are measured along the y-axis and x-axis respectively. Thus, we can conclude that there is an upward supply curve from left to right showing direct relationship between price and quantity supply. तो चिल्ड्रन, तो ये जो ऊपर शेड्यूल और डायग्राम है, इससे हमने क्या सीखा कि जो हमारा सप्लाई कर्व है वो कैसा जा रहा है? अपवर्ड जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। ये देखिए, आई बात समझ में? ये कैसा गया? ऊपर की तरफ गया। आई बात समझ में? वो भी कैसा गया? लेफ्ट टू राइट। तो जब भी हमारा सप्लाई का ऊपर की तरफ जाता है, अपवर्ड जाता है, तो उसे हम कहते हैं डायरेक्ट
रिलेशनशिप। आई बात समझ में। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड में ये नीचे आया था तो वहाँ पे क्या हो रहा था, इन्वर्स रिलेशनशिप। आई बात समझ में। लेकिन जब भी सप्लाई का ऊपर की तरफ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप। क्लियर हो गया। तो लॉ ऑफ सप्लाई को हमने शेड्यूल और डायग्राम से भी प्रूफ कर दिया है। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। तो चलिए चलिए अब अजम्पशन देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ों को ये अज्यूम करेगा। मतलब क्या कि अगर ऐसी चीज़ें हुई, मतलब ये चीज़ें हुई तो ही लॉ ऑफ सप्लाई वैलिड होगा, अदरवाइज लॉ ऑफ सप्लाई वैलिड नहीं होगा। तो वो कौन सी चीज़ को अज्यूम करता है। सबसे पहला, नो चेंज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कोई भी चेंजेस नहीं आना चाहिए। सी इट इज़ अज्यूम दैट देयर इज़ नो चेंज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, ये अज्यूम किया जाता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कुछ भी चेंजेस नहीं आना चाहिए। ऐसा क्यों, देखो, this is because a change in the cost of production will affect the profit of the seller, therefore less quantity will be supplied at the same price। अगर समझो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया तो सेलर का जो प्रॉफिट है वो भी अफेक्ट कर जाएगा। किस तरीके से, वो क्या करेगा, सेलर को ना कम क्वांटिटी को सप्लाई करना पड़ेगा सेम प्राइस में। आई बात समझ में, क्योंकि उसका जो बनने का खर्चा है वो ज़्यादा हो गया है, तो जाहिर सी बात है वो सप्लाई वो कम कर पाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए उसके बाद, नो चेंज इन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। मतलब टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन में कोई भी चेंजेस नहीं आना चाहिए। देखो, इट इज़ ऑल्सो अज्यूम दैट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट चेंज। मतलब जो प्रोडक्शन की टेक्निक है, जो मेथड है वो चेंज नहीं होना चाहिए। क्या होगा अगर चेंज हो गया तो देखो, फॉर एग्जांपल इम्प्रूव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन में लीड टू एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन, दिस टर्न में लीड टू एन इंक्रीज इन द सप्लाई एट द सेम प्राइस। ठीक है, आई बात समझ में। अगर समझो इम्प्रूव प्रोडक्शन है, मतलब आपका प्रोडक्शन की टेक्निक है वो इम्प्रूव है, तो क्या होगा, आपका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। आई बात समझ में। और अगर प्रोडक्शन बढ़ गया, ठीक है, तो आपका जो सप्लाई है वो भी बढ़ जाएगा, बिकॉज आप ज़्यादा बनाओगे तो आप ज़्यादा बेचोगे, लेकिन प्राइस जो है वो सेम रहेगा, है ना। प्राइस आप नहीं बढ़ा रहे हो, आप सिर्फ अपने प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हो। बट लॉ ऑफ सप्लाई में हमने क्या देखा कि प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे सप्लाई बढ़ेगा लेकिन प्राइस जो कांस्टेंट रहा। वहीं देखिए यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में भी क्या हो गया चिल्ड्रन, कि यहाँ पे जो है कम जो सप्लाई है वो बेची जा रही थी। आई बात समझ, लेकिन प्राइस कैसा था, प्राइस सेम था। लेकिन हमने लॉ ऑफ सप्लाई में क्या देखा कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो भी सप्लाई बढ़ना चाहिए, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। आई बात समझ में, दोनों में। क्लियर हो गया। चलिए तीसरा वाला देख लेते हैं, नो चेंज इन वेदर कंडीशन। अब वेदर कंडीशन में भी कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए। सी इट इज़ ऑल्सो अज्यूम दैट देयर इज़ नो चेंज इन द वेदर कंडीशन। अज्यूम किया जाएगा कि वेदर कंडीशन कोई भी चेंजेस नहीं आना चाहिए। ठीक है, सी फॉर एग्जाम्पल नेचुरल क्लाइमेट्स लाइक फ्लड्स, अर्थक्वेक एक्सेट्रा में डिक्रीज द सप्लाई। मान लो अगर कुछ वेदर कंडीशन हो जाती, जैसे फ्लड्स आ जाती है, अर्थक्वेक आ जाता है, तो सप्लाई वहाँ पे कम हो जाता है। आई बात समझ में, क्यों, बिकॉज फसल वगैरह सब खराब हो जाती है। क्लियर हो गया। आई बात समझ में। बट हमने इसमें क्या देखा कि प्राइस बढ़ना है तो सप्लाई भी बढ़ेगा, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ पे सप्लाई कम होगा। लेकिन प्राइस कम होगा क्या, नहीं, प्राइस तो सेम ही रहेगा ना। आई बात समझ में, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अजम्पशन, नो चेंज इन एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस। का मतलब क्या, से देयर शुड नॉट बी एनी चेंज इन द एक्सपेक्टेशन अबाउट द प्राइस ऑफ अ गुड्स इन फ्यूचर। मतलब ऐसा नहीं मानना चाहिए हमें, मतलब ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं करना चाहिए कि जो गुड्स का प्राइस है फ्यूचर पे बढ़ सकता है, यानी कि फ्यूचर में गुड्स का प्राइस चेंजेस नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। आई बात समझ में, ठीक है। इफ़ कंज्यूमर एक्सपेक्ट दैट प्राइस विल राइज और फॉल इन फ्यूचर, दे विल चेंज देयर प्रेजेंट सप्लाई थ्रू प्राइस इज कॉन्स्टेंट। अगर कंज्यूमर को मान लो ऐसा लगेगा कि प्राइस कम होगा, ठीक है, तो वो अभी नहीं खरीदेगा। ये बात समझ में, ऐसा लगेगा कि प्राइस ज़्यादा होगा तो वो अभी खरीद के रख लेगा, तो क्या होगा, वहाँ पे सप्लाई जो इफेक्ट कर जाएगा। हालांकि प्राइस उतना ही रहेगा लेकिन सप्लाई फिर भी इफेक्ट कर जाएगा, तो ये यहाँ पे भी लॉ ऑफ सप्लाई वैलिड नहीं रहेगा। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। उसके बाद नो चेंज इन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। मतलब क्या, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में भी चेंजेस नहीं आना चाहिए। सी इट इज़ अज्यूम दैट देयर इज़ नो चेंज इन द कंडीशन ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। आई बात समझ में, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी या ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में कोई भी चेंजेस नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जांपल बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इंक्रीज द सप्लाई एट द सेम प्राइस। मान लो अगर आपने ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बढ़ा दी तो आपका सप्लाई भी बढ़ेगा, लेकिन प्राइस बढ़ रहा है क्या यहाँ पे, नहीं, प्राइस तो सेम ही है। क्लियर हो रही बात, आ रहा है आपको समझ में। अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। उसके बाद सी नो चेंज इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स। अब बाकी गुड्स के जो प्राइस है वो भी चेंज नहीं होना चाहिए। सी प्राइस ऑफ अदर गुड्स आर अज्यूम टू रिमेन कॉन्स्टेंट। बाकी सब प्राइस भी कैसे होने चाहिए, कॉन्स्टेंट होना चाहिए। इफ दे चेंज द लॉ ऑफ सप्लाई मे नॉट होल्ड ट्रू बिकॉज प्रोड्यूसर में ट्रांसफर रिसोर्सेज टू द अदर प्रोडक्ट। अगर मान लो बाकी सारे जो गुड्स है उसके प्राइस चेंज हो गया तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, वो भी अपने प्रोडक्ट को चेंज कर देगा। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे भी लॉ ऑफ सप्लाई वैलिड नहीं रहेगा। उसके बाद नो चेंज
गवर्नमेंट पॉलिसी, मतलब गवर्नमेंट पॉलिसी में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। टैक्सेशन एंड फिजिकल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट शुड नॉट चेंज। जैसे टैक्सेशन पॉलिसी हो कि फिजिकल पॉलिसी हो कि ये चेंज नहीं होना चाहिए। क्यों ऐसा? से फॉर एग्जाम्पल, अ चेंज इन द इनकम टैक्स में कॉज चेंज इन द कंज्यूमर डिस्पोजेबल इनकम एंड हेंस द सप्लाई। मान लो अगर इनकम टैक्स में अगर समझो चेंजेस आ गया, ठीक है, अगर इनकम टैक्स हाई हो गया तो क्या होगा, कंज्यूमर का जो डिस्पोजेबल इनकम है उसमें भी चेंजेस आ जाएगा और सप्लाई में भी चेंजेस आएगा। अगर टैक्स ज़्यादा लगेगा तो लोग सप्लाई जो है मतलब खरीदेंगे कम, और खरीदेंगे कम तो सप्लाई भी कम ही होगा। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? तो ये था हमारा अजम्पशन चिल्ड्रन। क्लियर? ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं एक्सेप्शन, मतलब कौन सी चीज़ों को ये छोड़ के बात करता है, कौन सी चीज़ों को ये नहीं गिनता। सबसे पहला आता है लेबर सप्लाई। अब लेबर सप्लाई क्या होता है, चलिए इसे ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। सी इन केस ऑफ लेबर एज द वेज रेट राइजेज द सप्लाई ऑफ labor number of curves slopes upward but the supply of labor decreases with a further rise in wage rate। इसका मतलब क्या? देखो इसको मैं डायग्राम से समझाता हूँ। देखो सी, ये हमारा एक्स एक्सिस पे क्या है, हमारा लेबर सप्लाई आज की मतलब कितने घंटे वो काम करता है लेबर। यहाँ पे क्या हमारा वेजेस रेट, मतलब कितने घंटे पे उसको कितना रुपया मिलता है। आई बात समझ में? सो मान लो कि लेबर को मैं 100 रुपया दे रहा था 5 घंटे के लिए, ठीक है, फिर मैंने उसका जो पगार है वो बढ़ा दिया, वेजेस बढ़ा दिया, तो मैंने अब उसको 200 दे दिया तो वो थोड़ा एक्साइट हो जाएगा, तो वो 5 घंटे के बजाय ना 7 घंटे काम कर रहा था। ठीक है, देखो कुछ इस तरीके से, ये देखो जब उसका पगार 100 रुपया था 1 घंटे का तो वो 5 घंटा काम कर रहा था। ठीक है, 1 घंटे के हिसाब से मैं 100 रुपया दे रहा था तो वो 5 घंटे काम कर रहा था। जब मैंने उसकी वेजेस बढ़ा दी, 200 रुपया कर दी, तो वो खुशी के मारे क्या हो गया, वो भी एक्साइटमेंट हो गया, मोटिवेट हो गया, तो अब वो 7 घंटे कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि द नंबर ऑफ कर्व स्लोप अपवर्ड बट द सप्लाई लेबर डिक्रीजेस विद द फर्दर राइज इन वेज रेट। लेकिन मान लो मैं उसके काम से और खुश हो गया, ठीक है, अगर मैं इसका पैसा और बढ़ा दूंगा ना तो क्या होगा, इसका जो सप्लाई कर्व है वो बैंड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले इसको कुछ नाम दे देते हैं। यहाँ पे हम नाम दे देते एस, ठीक है, यहाँ पे नाम देते ए। आई बात समझ में? लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर सप्लाई उस डिक्रीज़ हो जाएगा, लेबर का जो सप्लाई वो डिक्रीज़ हो जाएगा। क्यों डिक्रीज़ हो जाएगा? विद द फर्दर राइज इन वेज रेट। मतलब क्या कि जैसे पहले 100 रुपया था तो 5 घंटे काम कर रहा था, ठीक है, 5 घंटे के हिसाब से मैं इसको 1 घंटे का मैं 100 रुपया दे रहा था तो 5 घंटे के हिसाब से 500 हो गया। ठीक है, फिर जब मैं इसकी पगार 200 कर दी, ठीक है, 1 घंटे का 200 हो गया तो वो कितने घंटे काम कर रहा था, 7 घंटे काम कर रहा था। फिर मान लो मैंने इसकी पगार और बढ़ा दी और उसका वेजेस बढ़ा दिया, तो अब क्या होगा, सी अब क्या होगा, अब मान लो मैंने इसकी जो पगार थी वो 300 रुपये कर दी, लेकिन अब क्या हुआ कि वो अब 6 घंटा काम कर रहा है। आई बात समझ में? जब 200 था वो 7 घंटा काम कर रहा था और जब मैंने 300 कर दी तो वो क्या हो गया, 6 घंटा काम कर रहा है। आई बात समझ में? इसको भी एक नाम दे देते S1। आई बात समझ में? तो देखो ए से क्या हो गया, यहाँ से डिक्रीज होने लगा, तो ये वही बताया कि जब सप्लाई का जो लेबर कम हो जाए, क्यों कम हो जाएगा, जब आप उसकी प्राइस और बढ़ा दोगे। ऐसा क्यों होगा चल रहे हैं, क्यों सप्लाई का जो बैकवर्ड चले जाता है, क्यों ऐसा गया? देखो thereafter supply curve of labor slope backward. This is because the worker should prefer leisure to the work after receiving higher amount of wages। देखो चिल्ड्रन, जब आप न्यू काम करते हो तो आपको पगार दी जाती है, आप खुश होते हैं, लेकिन जब आपकी पगार बढ़ जाती है, ठीक है, आपको थोड़ा और इंक्रीज किया जाता है तो आप थोड़ा और मोटिवेट होकर काम करते रहते हो। ठीक है, और समझो मैं ऐसी आपकी पगार बढ़ाते जाऊँगा ना, तो आप में भी सेम मोटिवेशन नहीं रहेगा पहले के जैसा। आई बात समझ, वो धीरे धीरे कम हो जाए। क्यों? बिकॉज लेबर को ऐसा लगने लगता है ना कि भाई मैं काम करूँ या ना करूँ, मुझे तो मेरी पगार आ ही रही है। आई बात समझ में? इसीलिए एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे लेबर सप्लाई कब बैंड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 100 रुपया था तो 5 घंटे के हिसाब से मिल रहा था, ठीक है, यहाँ पे 200 रुपया उसको 7 घंटे के हिसाब से मिल रहा था। फिर जब 300 रुपया कर दिया तो यहाँ पे क्या होगा, वो सिर्फ 6 घंटे ही काम करने लगा। क्यों? बिकॉज उसको लेजर फील होगा, वो अब इंजॉय करने की सोचेगा, उसको क्या लगेगा कि भाई काम करूँ या ना करूँ, मुझे तो मेरा पैसा मिल ही रहा है ना। आई बात समझ में? क्लियर होगा? तो इससे कहते हैं लेबर सप्लाई। आई बात समझ में? इसीलिए क्या करते हैं कि ज़्यादा हो जाता है तो लेबर को भी निकाल देते हैं। ठीक है, एक तरह का मतलब होता है। ठीक, आई बात समझ में? क्लियर हो गया? तो लेबर सप्लाई आपको क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है, इसको छोड़ के हम बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। सी The law of supply does not apply to agriculture product as they are produced in a specific season and their production depends on weather condition। अब लॉ ऑफ सप्लाई जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे लागू नहीं होता। क्यों? बिकॉज स्पेसिफिक सीजन में ये प्रोड्यूस किए जाते हैं और ये वेदर कंडीशन पे भी डिपेंड होते हैं। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? ड्यू टू अनफेवरेबल चेंजेस इन वेदर इफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज लो द सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज इवन एट हायर प्राइस।
अगर समझो फेवरेबल कंडीशन नहीं है, ठीक है, फेवरेबल चेंजेस आते हैं वेदर में, तो क्या होगा, एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है वो कम होते चले जाएगा, कम होगा, चूँकि उतना वेदर कंडीशन वैसा नहीं है। आई बात समझे। तो सप्लाई जो इंक्रीज़ नहीं कर सकता, कि हम प्राइस भी बढ़ा देंगे तो भी सप्लाई कैसे इंक्रीज़ करेंगे जब है ही नहीं हमारे पास अवेलेबल। तो आई बात समझ बेचने के लिए, क्लियर होगी बात, ठीक है। तो यहाँ पे भी लॉ ऑफ सप्लाई वैलिड नहीं रहेगा, ठीक है, इससे छोड़ के बात करते हैं। उसके बाद अर्जेंट नीड ऑफ कैश, इसका मतलब क्या से, द लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट होल्ड ट्रू इन केस ऑफ अर्जेंट नीड ऑफ कैश। अर्जेंट नीड ऑफ कैश के टाइम, मतलब कैश की जब ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पे भी लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करेगा। ऐसा क्यों, देखो, फॉर एग्जाम्पल इफ़ द सेलर इज़ इन अर्जेंट नीड ऑफ हार्ड कैश ही मे सेल हिज प्रोडक्ट एट विच मे इवन बी बिलो द मार्केट प्राइस। अगर मान लो किसी सेलर को अर्जेंटली पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो क्या करेगा, जितनी प्रोडक्ट बचे उसको कम दाम में भी बेच देगा, क्यों, बिकॉज उसको पैसे की अर्जेंट ज़रूरत है। आई बात समझ में। तो यहाँ पे भी लॉ ऑफ सप्लाई वैलिड नहीं रहेगा, क्लियर हो गया। उसके बाद पेरिशेबल गुड्स, सी इन केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स द सप्लायर वुड ऑफर टू सेल मोर क्वांटिटीज एट लोअर प्राइस टू अवॉइड द लॉस। पेरिशेबल गुड्स क्या होता है चिल्ड्रन, जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, सप्लायर क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बेचने की कोशिश करेगा कम प्राइस में भी, क्यों, बिकॉज उसको पता है कि नहीं बेचूंगा तो ये चीज़ें ख़राब हो सकती है, ठीक है। सी फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल, फ्रूट, मिल्क, मीट, एग्स एक्सेट्रा। आई बात समझ में, क्लियर होगा। तो यहाँ पे भी लॉ ऑफ सप्लाई वैलिड नहीं रहेगा। उसके बाद रेयर गुड्स, इसका मतलब क्या से, द सप्लाई ऑफ रेयर गुड्स कैन नॉट बी इंक्रीज और डिक्रीज अकॉर्डिंग टू इट डिमांड इवन इफ द प्राइस राइजेस सप्लाई रिमेन्स अनचेंज। जो रेयर गुड्स है चिल्ड्रन, ठीक है, जो काफ़ी रेयर होते हैं, ठीक है, उनकी सप्लाई घटाई या बढ़ाई नहीं जा सकती। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। उनकी डिमांड जो है वो सेम ही रहती है, ठीक है। अगर प्राइसेस बढ़ी भी जाते हैं ना तो भी सप्लाई जो उसका अनचेंज रहता है, क्लियर हो गया। देखो फॉर एग्जांपल रेयर पेंटिंग्स, ओल्ड कॉइन्स, एंटीक गुड्स एक्सेट्रा। ये बस हम ये सब रेयर गुड्स है, ठीक है। तो इनकी जो डिमांड है वो घटा या बढ़ा नहीं सकते हम, तो सप्लाई जो उसकी अनचेंज ही रहती है। ये बात समझ में, क्लियर हो गया चिल्ड्रन, ओके। तो चलिए किसके बारे में पढ़ा हमने पढ़ा लॉ ऑफ सप्लाई, उसके असम्पशन और एक्सेप्शन के बारे में। तो रिवीजन में सबसे पहले इसका असम्पशन देख लेते चिल्ड्रन। सबसे पहले क्या देखा, नो चेंज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में चेंज नहीं आना चाहिए, अगर आएगा तो लॉ ऑफ सप्लाई वैलिड नहीं रहेगा। उसके बाद नो चेंज इन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन में कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए। उसके बाद नो चेंजेस इन वेदर कंडीशन, वेदर कंडीशन में भी कोई भी चेंजेस नहीं आना चाहिए। उसके बाद नो चेंज इन एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस, फ्यूचर प्राइस में भी कोई भी चेंजेस नहीं आना चाहिए। उसके बाद नो चेंज इन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन में कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए, अगर आएगा तो ये लॉ ऑफ सप्लाई वैलिड नहीं रहेगा। उसके बाद नो चेंज इन प्राइस ऑफ अदर गुड, बाकी जो गुड्स उसके प्राइस भी कैसे रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसी में भी चल कोई भी चेंजेस नहीं आना चाहिए। हाई बात समझ, ये था असम्पशन। उसके बाद एक्सेप्शन में हमने क्या देखा, सबसे पहले तो लेबर सप्लाई, ठीक है। एक टाइम तक लेबर जो है वो अच्छी तरीके से काम करेगा, लेकिन जैसे जैसे आप पगार बढ़ाते जाओगे उसका जो लेजर है वो बढ़ जाएगा, तो हमारा जो लेबर सप्लाई का है वो बैकवर्ड बैंड हो जाएगा। एक बार समझ में क्लियर हो गया, इसे लेबर सप्लाई कहते हैं, ओके। उसके बाद एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में भी लॉ ऑफ सप्लाई वैलिड नहीं होता, इसलिए इसको भी छोड़ के बात करते हैं। उसके बाद अर्जेंट नीड ऑफ कैश, अगर सप्लायर को अर्जेंट नीड है कैश की तो वो कम दाम में भी गुड्स को बेच देगा। आई बात समझ में। उसके बाद पेरिशेबल गुड, ऐसे गुड जल्दी ख़राब हो सकते हैं, उसको बिलो मार्केट प्राइस में भी वो बेच सकता है। उसके बाद रेयर गुड, ऐसे गुड जो काफ़ी रेयर है उसका डिमांड घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता, तो वहाँ पे सप्लाई भी अनचेंज रहती है। आई बात समझ में, ओके चिल्ड्रन। सो आई होप आपको आजकल क्या समझ में आ गया होगा। अगर आपको आजकल के समझ में आया तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें। गुड बाय।